नमस्कार बच्चों, मैं स्वित पीके में आप सभी का वेलकम। बच्चों एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 है ये अपना। इसमें चैप्टर 1 के अंदर सेट्स, समुच्चय के अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे सेट्स का। ओके, आप लोग लेक्चर्स के हिसाब से देखते जाना। मैं थंबनेल में भी हैशटैग के साथ में पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर ऐसे डाल दूंगा 1 2 3, ठीक है। कोई भी लेक्चर स्किप मत कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक्सरसाइज के हिसाब से देखते हो, फिर बीच में थ्योरी रह जाती है, ठीक है। तो एक भी लेक्चर को मिस मत कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन सेट्स। तो देखो बच्चों, सेट्स समुच्चय, हिंदी में बोलेंगे समुच्चय। इसको हम सेट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसी की नाम है सेट थ्योरी, यानी समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत जर्मन मैथमेटिशियन हुए हैं जियोर्ज, क्या नाम है, जियोर्ज कैंटोर। जब ये क्या पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री जब ये पढ़ रहे थे, उस टाइम पर इनके माइंड में ऐसा कुछ आता है सेट्स के बारे में, और ये बना देते हैं एक नया कंसेप्ट, सेट थ्योरी का कंसेप्ट। ओके, सेट थ्योरी का कंसेप्ट अगर आप ढंग से पढ़ते हो ना, पूरा मन तन लगन से पढ़ते हो, तो कुछ ना कुछ जो पुराने आइडियाज़ हैं उनसे आपके दिमाग में एक नया आइडिया ज़रूर बिल्डअप होता है ना। अगर पूरी एकाग्रता के साथ में पढ़ते हो तो कभी भी दिमाग के अंदर नया आइडिया नहीं आता बच्चों, कभी भी नहीं आता। पुराने जितने भी आइडियाज़ होते हैं उन्हीं से हम क्या करते हैं, उन्हीं से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर सिंथेसिस करते हैं, उसके बाद में एक नया कंसेप्ट बनता है, एक नया विचार आता है, ठीक है। इंसान के दिमाग में नया विचार कभी भी नहीं आता है, पुराने विचारों से ही बनता है वो, ठीक है ना। आप कोई भी एक नई सोच नहीं सोच सकते, सोच के देख लो। तो जो जियोर्ज कैंटोर हुए हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, ध्यान रखो, ये पुराना विचार है ट्रिगोनोमेट्री का, इससे इन्होंने सेट बनाया, ठीक है। अब सेट जो है वो बच्चों फंडामेंटल थ्योरी होती है, फंडामेंटल थ्योरी। देखो ढंग से पढ़ना है ना, तो मेरे साथ जुड़े रहो आप लोग। फंडामेंटल थ्योरी, इसको हम आधारभूत सिद्धांत भी बोलते हैं। आप लोगों ने क्लास 10 में देखा होगा कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में हम लिख सकते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। और इसी से फिर हम लोग फैक्टर्स करते हैं, डिवीजन करते हैं, है ना। कि जैसे मान लो कोई 20 है, इसको हम बोलते हैं 2 गुणा 5, है ना। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल थ्योरी लगती है अरिथमेटिक की, कि 20 को हम इन फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी से आगे कंसेप्ट बनते हैं कि 20 में 2 का भाग जा रहा है ना, और 20 का एक फैक्टर 2 है, फिर 5 का भी जा रहा है, 20 का एक फैक्टर 5 है ना। इसी से आगे और भी बनते हैं, यानी कि आपके पास में फंडामेंटल वैल्यू पहले होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो फंडामेंटल वैल्यू का मीनिंग ये है कि सेट को सबसे पहले इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसके बिना हम फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते ना, इसके बिना हम रिलेशंस डिफाइन नहीं कर सकते ना, इसके बिना हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ कैसे पढ़ेंगे, है ना। सीरीज़ भी तो पढ़ना है, इसके बिना हम प्रोबेबिलिटी कैसे पढ़ेंगे, और जितने भी चैप्टर्स हैं सभी में हमको सेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं सेट को। देखिए डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। हिंदी में बात करें तो हिंदी में यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलते हैं, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत कुछ आने वाला है, अभी मैं समझाने वाला हूँ आपको। इंग्लिश में बात करें अपन तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of distinct ऑब्जेक्ट्स। देखो बच्चों, इन डेफिनेशन को, इस पूरी डेफिनेशन को समझना हमको तो 2 शब्द हमको समझने पड़ेंगे। 2 कौन से, एक तो हमको समझना पड़ेगा सुपरिभाषित संग्रह, है ना, इसको हम बोलेंगे ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। दूसरा हमको समझना पड़ेगा वस्तुओं को, यानी कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को। चलो पहले हम समझते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मीनिंग है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन मैं अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा एकदम सिंपल तरीके से। देखो कोई भी चीज़ जो वो सभी के लिए हर जगह, अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, सभी के लिए हर जगह एक जैसा। आप एक कलेक्शन बनाओ, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द हैं, ठीक है।
अंग्रेजी वर्णमाला में जो वोवल्स हैं उनकी बात करें अपन, वोवल्स। वोवल्स कौन कौन से होते हैं? आप बोलोगे सर ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स है। ओके, अब मैं अमेरिका जाता हूँ, मान लो मेरा वीज़ा लग गया, वहाँ पे जाके मैं वहाँ के स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के वोवल्स बताओ, है ना, तो क्या वो ए बी सी डी बता देंगे? नहीं, वो भी क्या बताएंगे? ए ई आई ओ यू। कहने का मीनिंग है दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग चले जाओ, ये जो कलेक्शन है वोवल्स का वो ए ई आई ओ यू यही रहने वाला है, यही 5 वो वोवल्स रहने वाले हैं। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या है? सभी के लिए हर जगह पर वो एक जैसी चीज़ होगी, ठीक है ना। और अगर इन्हीं को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है, इन्हीं को हम जितने भी ये आपके पास में ए ई आई ओ यू, ये क्या है? ये है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये है वस्तुएं, ठीक है। तो ये जो वस्तुएं हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सदस्य हैं, ठीक है, सारे सारे एक ही बात है, ठीक है ना। इनको आप वस्तुएं बोल दो, सदस्य बोल दो, मेंबर बोल दो, एलिमेंट्स बोल दो, ठीक है। तो ये कभी भी चेंज नहीं होंगी, हर जगह सभी के लिए एक जैसे होंगे। इनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देंगे तो ये डिफाइन हो जाएगा एक क्या? सेट। ये बन जाएगा एक सेट। बात घुसी दिमाग के अंदर, कुछ आया समझ में? अब बच्चे आप लोग ये सोच रहे हो कि डिस्टिंक्ट का क्या मीनिंग है सर? तो डिस्टिंक्ट का मीनिंग है कि हम ए को बार बार नहीं लिख सकते, कि अगर ए आ रहा है तो ऐसा तो ना लिख देंगे दोबारा ए लिख देंगे, नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। कोई भी कलेक्शन बनाएंगे तो सिर्फ एक बार ही लिखेंगे एक एलिमेंट को, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट का मीनिंग ये है हम भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न वस्तुएं लिखेंगे, एक जैसी वस्तुएं नहीं कि ए को दोबारा लिख दिया हमने। बात समझ में आ गई? यही है सेट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं कि ताश की गड्डी के पत्तों का संग्रह। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। तो 52 कार्ड्स हैं, वो सारे के सारे सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो उनका हम एक कलेक्शन बना सकते हैं, तो ये एक सेट हो जाएगा। ओके, भारत की नदियों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे खोज के जितने भी नाम सारे सारे एक लिख के कलेक्शन बना देंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देंगे तो वो एक कलेक्शन जो वो सेट हो जाएगा। सही बात है। 10 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 10 से कम प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कलेक्शन बना सकते हैं। हाँ जी, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया, ये हो गया सेट, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद के नोवेल जो उनका कलेक्शन, तो ये भी एक सेट होगा क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नोवेल्स हैं वो कुछ लिमिटेड है, ठीक है। उन सभी का हम सभी के जो नाम वो लिख के और यहाँ पर एक सेट बना सकते हैं। सभी के लिए सेम ही होने वाला, वो बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवल जो ऐसा तो नहीं है कि बदल जाएंगे, बिल्कुल नहीं, दूसरे के लिए। हाँ जी, अब बात ये कि तो ये तो सेट हैं, लेकिन कौन से कलेक्शन है जो वो सेट डिफाइन नहीं होंगे, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये वो कलेक्शन है जो यहाँ पर सेट नहीं होते हैं। क्यों? जैसे यहाँ पर नंबर 1 की बात करूँ मैं, फेमस मैथमेटिशियंस, विख्यात गणितज्ञ, वेल नोन मैथमेटिशियंस। तो इस कलेक्शन के अंदर आप मुझे तो शामिल कर दोगे, है ना भाई, ठीक है, मैं विख्यात हूँ, फेमस हूँ, तो आप लोगों ने मेरा नाम लिख दिया प्रदीप, बाकी और कहाँ से लाओगे, है ना। और बाकी और मान लो आपके लिए कोई और है, जैसे मालूम है कि कैंटोर जो है वो है, ठीक है, किसी के लिए कोई और हो जाएगा, ठीक है। तो ये कलेक्शन जो है वो यहाँ पर सभी के लिए एक जैसा नहीं होगा, है ना। ये एलिमेंट जो ये तो सभी के लिए ठीक है, एक रह जाएगा, लेकिन बाकी और तो चेंज हो गए ना। सही बात है ना। हाँ जी। फिर नंबर 2 देखो, कक्षा के लंबे विद्यार्थियों का संग्रह। अब लंबे विद्यार्थी कि आपके लिए तो कोई और लंबा हो सकता है, आपके दोस्त के लिए कोई और लंबा हो सकता है, ठीक है ना। वो तो अपनी हाइट के हिसाब से देखेंगे कि कौन मुझसे लंबा है कौन नहीं है, तो ये भी चेंज हो जाएगा, है ना। और जब एलिमेंट चेंज हो जाएंगे तो ये सेट डिफाइन नहीं होगा, सभी के लिए एक जैसा रहना चाहिए ना। इंडिया के बेस्ट कवि, अब बेस्ट कवि में आप बोलोगे रविंद्रनाथ टैगोर है ना। आपने रविंद्रनाथ टैगोर को शामिल कर लिया, और आपका जो दोस्त है उसने कि रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, फिर मीराबाई हो गई, ऐसे है ना, और भी महादेवी वर्मा हो गई, है ना, उनको शामिल कर लिया। और आपके दोस्त के लिए कुछ और हो जाएगा, मान लो मिर्ज़ा गालिब हो गया, ठीक है ना, वो क्या पढ़ता है उसके हिसाब से हो जाएगा। तो ये बेस्ट कवि भी यहाँ पर सेट नहीं बनेगा, ठीक है ना, सभी के लिए चेंज हो रहा है अलग, ठीक है ना। क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर, आपने कहा क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर तो सचिन है, फिर आपने रोहित को शामिल कर लिया, आपने विराट को शामिल कर लिया, ठीक है। और इसी तरह से किसी ने ऋषभ पंत को शामिल कर लिया, है ना। और जब आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके पूछा, भाई पूरी दुनिया में सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए ना, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके पूछा, उन्होंने बोला स्मिथ है, मैक्सवेल है, रिकी पॉन्टिंग है ना, तो ये तो चेंज हो गए ना। हाँ जी, तो एलिमेंट चेंज हो गए, इसका मतलब ये कलेक्शन जो है वो सेट नहीं है, ठीक है जी।
आप देखो बच्चों, कुछ ऐसे सेट्स हैं जिनके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, जिनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यही ज़रूरी है इस पूरे चैप्टर में। जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर्स को, 1 2 3 है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो नेचुरल नंबर के सेट के अंदर आते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर, इन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोल देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, और यानी कि इन्हीं को हम जेड प्लस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, फिर आप बात आती है डब्लू की, कैपिटल डब्लू की। कैपिटल डब्लू किनका होता है सिंबल, ये होता है पूर्ण संख्याओं का, 1 2 3 है ना, 0 इसमें पहले आ जाता है, 0 1 2 3 ये सब, ये होती हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, हम जेड की बात कर लेते हैं, जेड या कैपिटल जेड या कैपिटल आई, तो ये होती हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर 0 1 2 3 है ना, ये तो होल नंबर हो गई, फिर -1 -2 -3 है ना, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गई। ओके, तो ये जेड यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय, इंटीजर्स का समुच्चय, ये इंटीजर्स का सेट हो गया, पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सारे पता होने चाहिए, सिंबल्स पता होने चाहिए, इनके अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। फिर मैं कहूँ यहाँ पे, मैं बात करूँ जेड माइनस की, तो जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं यानी कि -1 -2 -3 है ना, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स का सिंबल कौन है, जेड माइनस, इनको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पर क्या, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कोसेंट से, हाँ जी। तो इसके अंदर हम सारी परिमेय संख्याओं को कलेक्शन यहाँ पे लिखते हुए ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है ना, तब हम यूँ लिख देंगे कि P/Q फॉर्म में होती हैं संख्याएं जो है ना, और यहाँ पर P जेड से बिलोंग करता है और Q भी जेड से बिलोंग करता है, लेकिन Q 0 नहीं होता। यही तो डेफिनेशन आप लोगों ने देखी हुई ना। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी ना, वो सारी की सारी Q के अंदर आएंगी, यानी कि रेशनल नंबर के कलेक्शन में होंगी, रेशनल नंबर के कलेक्शन में होंगी, परिमेय संख्याओं के कलेक्शन में होंगी, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर किसकी, वास्तविक संख्याओं की, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर इनका सिंबल जो होता है वो कैपिटल R होता है, रियल नंबर्स का, है ना। इसके अंदर कौन सी आती हैं, देखिए, कोई भी अक्स जो अक्स बिलोंग करता है या तो Q से यानी कि रेशनल नंबर से, या फिर Q डैश, जिसको हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सी होती हैं, जिनको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, हाँ जी। तो या तो अक्स जो वो Q से बिलोंग करेगा, और या अक्स जो वो किसे बिलोंग करेगा, इरेशनल नंबर से, ठीक है। तो वो कलेक्शन हो जाएगा किसका, रियल नंबर्स का, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का। क्योंकि रियल नंबर के दो ही तो पार्ट होते हैं, एक तो परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, और दूसरी अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से, ठीक है। अब R+ की बात करें तो R+ क्या हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है तो धनात्मक वास्तविक संख्या है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो नेगेटिव नहीं लेना, बाकी सारी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऐसे ही R- हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर्स, है ना, नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। ये कुछ कलेक्शंस हैं बच्चों जो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है ना, इनके बिना बात नहीं बनेगी। अब देखो बच्चों, सेट के अंदर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, नोट करना है कि सेट जो होता है, जितने भी सेट्स हमने जैसे पीछे देखे थे कि हमने देखा था, यहाँ देखो नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, है ना, तो इनकी जो सिंबल्स हैं वो हमने देखिए कैपिटल लेटर्स लिए हुए हैं ना। तो यहाँ पर सेट्स को हम यूजुअली किस में डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है ना। सेट्स को बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर्स, कौन से, A B C कैपिटल में है, X Y Z ये भी कैपिटल में है, एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं जैसे NWZ है ना, वो हमने देखे हैं सारे के सारे, है ना, बड़े अक्षरों से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं, लिखते हैं, दर्शाते हैं। नंबर सेकंड, इसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा बच्चों, क्या एग्जांपल था, हमने देखा था वोवल्स का सेट V, है ना,
इंग्लिश वोवल्स का सेट। उसमें क्या था, स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ और यू, है ना, ये 5 वोवल्स थे। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वोवल्स सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर वोवल्स हैं, तो इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सेट्स के या सेट के, ठीक है ना, सेट के एलिमेंट्स को छोटे अक्षरों, स्मॉल लेटर्स, छोटे अक्षरों, स्मॉल लेटर्स, जैसे स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी हो गया, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, ये और भी हो सकते हैं, तो एटसेट्रा, है ना, से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है ना, लिखते हैं, एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बच्चों, सेट के अंदर मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि एलिमेंट्स सेट के अंदर, मेंबर्स सेट के अंदर, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे एक ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो सेट में एलिमेंट्स इक्वल ऑब्जेक्ट्स इक्वल मेंबर्स, ठीक है ना। एलिमेंट्स यानी कि अवयव, ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुएं, और मेंबर्स यानी कि सदस्य, सारे के सारे सेम ही हैं। इन सब का एक ही अर्थ होगा, जैसे यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है, ए जो है वो एलिमेंट है, वो ऑब्जेक्ट है, वो मेंबर है, ठीक है ना। आप उसको एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, मेंबर, अवयव, वस्तुएं, सदस्य, इनमें से कोई भी एक नाम से बोल सकते हो, ठीक है। ये सारा सेम रहेगा। नंबर 4, यही सेट हम ले लें, ठीक है, कि वी आपके पास में ए, ई, आई, ओ, यू। इस सेट के अंदर आपको पता है कि ए जो है वो इस सेट का एक एलिमेंट है, वी सेट का एक एलिमेंट है। इसको हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू वी। ये जो एप्सिलॉन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये यूनानी 5th लेटर होता है, ग्रीक्स 5th लेटर अल्फ़ाबेट्स, है ना, यूनानी अल्फ़ाबेट का ये 5th लेटर होता है, ठीक है ना, एप्सिलॉन। यहाँ पर इसका अर्थ क्या समझा जाएगा कि ए जो है वो बिलोंग्स टू वी, यानी कि इसका अर्थ ये भी होता है कि ए इज़ मेंबर ऑफ वी, ए इज़ एलिमेंट ऑफ वी, ए इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ वी, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे ए सदस्य है वी का, ए सदस्य है वी का, कैपिटल वी का, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग में कौन है इन सब में, ट्रेंडिंग में है नंबर 1, ये ए बिलोंग्स टू वी, है ना, कि ए वी का सदस्य है। इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे ऐसे और पढ़ेंगे इस तरह से, ए बिलोंग्स टू वी, ठीक है। अब इस यहाँ पे जो सेट है इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं कि ई बिलोंग्स टू वी, है ना, आई बिलोंग्स टू वी, ठीक है। लेकिन मैंने ये बोल दिया कि सी बिलोंग्स टू वी, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? सी नॉट बिलोंग्स टू वी, सी नॉट बिलोंग्स टू वी, यानी कि सी वी का सदस्य नहीं है। ओके, अब देखो बच्चों, सेट को लिखने के लिए 2 विधियां काम में ली जाती हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, एक को तो रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म। इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। इसी को हिंदी में कहते हैं सारणीबद्ध रूप। एक सारणी बना देते हैं एक रो के अंदर, रोस्टर में रो आ रहा है ना, तो एक रो के रूप में लिख देते हैं, एक पंक्ति के रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्स को, तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। और दूसरा जो मेथड है उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय, सेट का मतलब समुच्चय, ठीक है, बिल्डर मतलब निर्माण, समुच्चय निर्माण, फॉर्म का मतलब रूप, समुच्चय निर्माण रूप। देखो रोस्टर फॉर्म में मैंने कहा लाइन में लिख देते हैं, एक टेबल सारणी में लिख देते हैं, एक पंक्ति में लिख देते हैं, ठीक है ना। इनको लाइन बनाकर एलिमेंट्स को कोमा लगाते हुए लिख देते हैं, ठीक है ना। लाइन में कोमा के साथ एलिमेंट्स को लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी जो होती है ना, कॉमन प्रॉपर्टी, इसको हम बोल सकते हैं इंटरसेक्ट प्रॉपर्टी, है ना, सर्वनिष्ठ
सर्वनिष्ठ गुणधर्म बोल सकते हैं। ओके, अब ये मैंने क्या लिख दिया आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए रोस्टर फॉर्म से स्टार्ट करता हूँ मैं। नंबर 1 और रोस्टर फॉर्म, हमने पीछे इंग्लिश वोवल्स देखे थे, वीक देखा था सेट, है ना। इसके अंदर हमने लिखा था ए ई आई ओ यू, तो ये रोस्टर फॉर्म है। क्यों? हमने एलिमेंट्स को सभी को लिखा हुआ है, बीच में लगाया हुआ कोमा, है ना, और एक रो में एक लाइन में हमने इनको लिखा हुआ है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद किया हुआ है। यह है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में कुछ खास बातें होती हैं। खास बातें क्या? कि हम कोमा लगा के लिखते हैं, ठीक है, और हम सभी एलिमेंट्स को एक रो में लिख भी सकते हैं और नहीं भी कैसे? हमने नेचुरल नंबर का सेट देखा, होल नंबर का सेट देखा और इंटीजर्स का सेट देखा। इनमें हमने डैश 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 लगाया। क्यों? क्योंकि ये सेट्स जो है वो इनफाइनाइट सेट हैं। कौन से सेट हैं? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत सारे, अनगिनत इसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। यहाँ पर ये सेट देखो, इसमें गिने चुने ही है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है, कंसेप्ट को समझिएगा बच्चों। कंसेप्ट क्या कहता है? जैसे नेचुरल नंबर है, इसमें हमने लिखा 1 2 3, फिर लगा दिया डैश डैश डैश। इनफाइनाइट सेट हो चाहे फाइनाइट सेट हो, हम डैश लगा सकते हैं। 3 डैश लगा दिए, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में सेट को। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक पैटर्न बनना चाहिए उसके एलिमेंट्स के अंदर। 3 हमने एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे नेचुरल नंबर के, 1 2 3। हमें इसी से पता चल गया कि आगे क्या आने वाला है। आगे डेफिनेटली 4 5 6 7 ऐसे संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न आपके पास में है, तब डैश 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 ऐसे लगा के रोस्टर फॉर्म में, चाहे इनफाइनाइट सेट हो चाहे फाइनाइट सेट हो, उसको लिख सकते हो। सारे एलिमेंट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते। जैसे आपसे कहा जाए कि SCHOOL, ये एक शब्द स्कूल, विद्यालय, ठीक है, इसका आपको एक सेट बनाना है इसके लेटर्स को लेते हुए। तो मैं एक सेट बनाऊंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या? SCHOOL। सही है क्या ये? जी नहीं, ये सही नहीं है। हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं किसी भी सेट के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बोला था, मैंने डेफिनेशन में कहा था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। उस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग बस यही है। डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न भिन्न होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर संख्याएं, वस्तुएं जो भी हैं, ठीक है, वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो ओ को हम रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि स्कूल के अक्षरों का सेट SCHOL है। ठीक है, इसके अंदर जो अक्षर आ रहे हैं वो SCHOL इतने ही आ रहे हैं। बात सीधी सी यही है, रिपीट नहीं करना हमको। एक बात मैंने बोली थी आपको बच्चों, क्या? कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको हम छोटे अक्षरों स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c XYZ ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमने कैपिटल लिख दिया, तो क्या ये गलत हो गया? जी नहीं बच्चों, ये गलत नहीं है। हमारे पास में स्कूल शब्द जो वो पहले ही क्या दिया हुआ था? अपर केस में दिया हुआ था। देखो SCHOOL, ये बड़े अक्षर हैं, है ना, तो इसके एलिमेंट्स यहाँ से बड़े ही आएंगे। क्या सही बात है ना? हाँ जी, तो ये गलत नहीं है। तो हम बड़े अक्षरों में भी लिखा जा सकता है एलिमेंट्स को, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। अब एक ज़रूरी बात क्या? अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा है, तो आप रोस्टर फॉर्म में तो लिख नहीं पाओगे। जैसे हमने पीछे देखा था परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसमें हमने सारी संख्याओं को लिखा था क्या? नहीं, हमने एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी थी Q के लिए, कैपिटल Q के लिए, रेशनल नंबर के लिए, है ना। तो हम अगर रेशनल नंबर का सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, क्या लिख पाएंगे? -1/2, 1/2, 3/4, 2 या 3/4। अब आगे से डैश डैश लगा दिया हमने, तो क्या हमें पता चल जाएगा आगे कौन सी संख्या आएगी? नहीं पता चलेगा। एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है यहाँ पे। तो रोस्टर फॉर्म में हम सभी सेट्स को नहीं लिख सकते। सही बात है ना? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑल सेट्स कैन नॉट बी रिटर्न
कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आई? सारे के सारे सेट रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म बनाई गई। चलो अब आ जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर। सेकेंड नंबर, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप या विधि। ठीक है, विधि भी लिख सकते हो। ओके, अब इसमें क्या होता है, मैंने बताया आपको, एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। हमारे पास में एक नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 डैश 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 हमने लगा दिया। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। दुनिया के किसी भी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो, अक्स, यहाँ पे दो चिन्ह हम लगा सकते हैं, दो कॉलन चिन्ह होते हैं। एक तो पूर्ण विराम होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं, थोड़ा बड़ा होता है ये। ठीक है, और एक होता है जो उप विराम आप बोलते हो ना, इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, ऐसे दो डॉट लगा दिए, उप विराम बोलते हो ना इसको। हाँ जी, तो अक्स वेयर अक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, सभी अक्स का समुच्चय जहाँ अक्स एक प्राकृत संख्या या एक्स एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ऐसा भी लिख सकते हैं। बात कुछ समझ में आ रही है कि आपको? एक चीज़ समझ में आ रही है सर, क्या? कि सेट बिल्डर फॉर्म में कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है ना, एक यूनिक तरीका नहीं है, अलग अलग तरीक़ों से भी हम लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला ये तो है रोस्टर रूप, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो सेट बिल्डर फॉर्म आई है, इसका मतलब ये है कि एक यूनिक तरीका तो है नहीं, बस डिफाइन हो जाना चाहिए। कॉमन जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर के सेट में 1 2 3, उन सब के लिए बात लागू हो जानी चाहिए और दूसरों के लिए लागू नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ जी, जैसे मैं कहूँ कि W का सेट, या मान लो हमको यूँ लिखना है, W का छोड़ो तो एक ही बात हो जाएगी, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृत संख्याओं का सेट। तो 10 से छोटी तो कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होती है ना बच्चों। ये है रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं, मैंने बोलता हूँ डैश 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 में भी लिख सकते हैं, डैश लगा के 1 2 3 ऐसे लिख दिया, फिर डैश डैश लगा दिया 3 बार, फिर लास्ट में 9 लिख दिया और बंद कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं को। ओके, लेकिन जब सेट बिल्डर फॉर्म की बात आएगी, सेट बिल्डर फॉर्म की बात आएगी, इस सेट को मान लेते हैं एस। तो एस सेट को हम कैसे लिखेंगे? अक्स जहाँ अक्स एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, या अक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तथा अक्स जो वो किसके बीच में है? 1 और 9 के बीच में है, 1 और 9 के बीच में। सही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अक्स बिलोंग्स टू एन एंड अक्स जो है वो 1 और 9 के बीच में है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड अक्स इज लेस देन 10। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, आपको उसको समझ में आएगा ध्यान से, यहाँ पर बहुत कुछ निकलने वाला है। अक्स वेयर अक्स बिलोंग्स टू एन एंड अक्स इज लेस देन इक्वल टू 9। अक्स प्राकृत संख्याओं से है और 9 से छोटा है। 9 से छोटी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 8 9 और 9 के बराबर भी है ना? 9 तक जाएगी ना, बराबर है, तो बिल्कुल सही बात है। 10 से छोटा लिया हमने यहाँ पे, है ना? देखो कितनी फॉर्म्स बन गई, है ना? और यहाँ पे एन की जगह पे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि कोई यूनिक तरीका है नहीं, बस डिफाइन हो जाना चाहिए वो सेट। डिफाइन हो रहा ना अच्छे से, इसकी हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यही संख्याएं आएंगी, कुछ और तो आएंगी नहीं। बात समझ में आ गई आपको? तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये हमने जो उप विराम लगाया हुआ है या पूर्ण विराम हम लगाते हैं, इसका पूरे का अर्थ क्या है? ठीक है, वो समझते हैं। देखिए शुरुआत हमने की कर्ली ब्रेसेस से, है ना?
थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ मैं कर्ली ब्रेसेस को। यहाँ पर तो मैं ऊपर ऐसे चल रहा था, कर्ली ब्रेसेस कुछ इस तरह से होता है बच्चों, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज होता है इस तरह से, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस फिर हमने अक्स लिखा, इसका मीनिंग क्या है, सेट ऑफ ऑल अक्स, यानी कि सभी अक्स का समुच्चय। अक्स की जगह पे आप एन ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी अक्स का समुच्चय। फिर हमने लगाया उपविराम, हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाए, ठीक है। तो इस उपविराम का अर्थ क्या होगा, जहाँ, इसका अर्थ होगा जहाँ, क्या होगा, जहाँ, ठीक है, ये हो गया जहाँ, और ये हो गया सेट ऑफ ऑल अक्स, ओके। फिर आगे जो भी है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। होल नंबर का सेट है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और रियल नंबर्स को हम नहीं लिख पाएंगे रोस्टर फॉर्म में, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अक्स इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इस तरह से, ठीक है। 8 से छोटी होल नंबर जितनी भी होती हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 होती हैं। तो रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर 2 तरीके से लिख सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में और भी तरीके होते हैं, ठीक है ना, लिखने के, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब आते हैं बच्चों बुक के एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो देखो एग्जाम्पल्स, समीकरण अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है जी, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 2 = 0 है, पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके फैक्टर हम कर सकते हैं क्या, देखो जी, अक्स स्क्वायर माइनस का 2 आ रहा है तो कर सकते हैं, प्लस का 2x माइनस का x माइनस 2 = 0। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, x कॉमन लिया तो x + 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो x + 2, ठीक है। तो आपके पास में x की 2 वैल्यू आएगी, तो आएगा x = 1 और एक आएगा x = माइनस का 2, ठीक है। अब इन दोनों को लिख दो सेट के रूप में, ठीक है, कैपिटल X बराबर यहाँ पे लिख दो 1 - 2, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, ये हो गया रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, ठीक है। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, समुच्चय, ये आपको समुच्चय दिया गया है, इसको लिखा हुआ है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखो जी, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, समुच्चय क्या है, एस मान लो इसको, वो आपको दिया गया अक्स, सभी अक्स का समुच्चय, जहाँ अक्स जो वो क्या है, एक धन पूर्णांक, अक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। धन पूर्णांक जेड प्लस मैंने बताया था ना, नेचुरल नंबर सारे सेम ही होते हैं। और साथ में कह रहा है कि अक्स स्क्वायर लेस देन 40 है, लेस देन 40, अक्स स्क्वायर लेस देन 40, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं देखो, ठीक है। रोस्टर फॉर्म देखते हैं इसका, रोस्टर रूप देखते हैं इसका, रोस्टर, ये रू रा पहले कर देता हूँ मैं ना, रोस्टर, इंग्लिश बढ़िया है ना, इंग्लिश में ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती हैं। रोस्टर रूप देखो, अक्स एक धन पूर्णांक है यानी कि नेचुरल नंबर है, तो मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 1 का स्क्वायर छोटा होता है 40 से, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49 बड़ा हो गया है ना, जबकि 40 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 36 तक अपन आएंगे, तो 36 तक जितनी भी यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 यही लिखेंगे, ठीक है, 3 4 5 6, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इनका स्क्वायर जो है ये अक्स है, ठीक है, ये अक्स है जो एक धनात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, यह है धन पूर्णांक, और इनका स्क्वायर जो वो 40 से छोटा है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल पर आइए, देखिए यहाँ पर समुच्चय a = 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। आपको सेट दिया गया क्या, 1 4 9 16 25 ऐसे चल रहा है। ध्यान से देखो, इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी आ रही है, क्या आ रही है वो देखो, अक्स जो है वो यहाँ पर अक्स क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, अक्स बिलोंग कर रहा है, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो अक्स बिलोंग कर रहा है किससे, एन स्क्वायर से, या अक्स इक्वल एन स्क्वायर है, यूँ बोल दो है ना, ये सही रहेगा। अक्स बराबर है एन स्क्वायर, और एन किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। देखो ध्यान से, 1 4 9 16 25 है ना, ये वैल्यूज़ हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये आगे वाला 5 स्क्वायर है ना। तो अंदर कौन चल रहा है स्क्वायर के अंदर, 1 2 3 4 5, ये तो चल रही है नेचुरल नंबर। तो एन जो वो तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से,
और अक्स जो वो यहाँ पर यानी कि अक्स ये है अक्स, और ये अक्स के बराबर है यहाँ पर एन स्क्वायर, ठीक है, ये एन स्क्वायर है, ठीक है। तो अक्स बराबर यहाँ पे ये एन स्क्वायर है भाई, 1 के बराबर 1 स्क्वायर, 4 के बराबर 2 स्क्वायर, 9 के बराबर 3 स्क्वायर, 16 के बराबर 4 स्क्वायर। ओके, तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया, अक्स बराबर एन स्क्वायर और अक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। यहाँ से कोई भी संख्या निकाल लो कि अक्स बराबर एन स्क्वायर आपके पास में, और एन स्मॉल एन बिलोंग करा कैपिटल एन से, एन की वैल्यू 1 लिखी मैंने कैपिटल एन से नेचुरल नंबर से, तो अक्स बराबर 1 स्क्वायर यानी कि 1। फिर मैंने 2 लिया तो अक्स बराबर 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 लिया, है ना, इस तरह से, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल पर आइए, 4 नंबर देखिए, समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर इसको यहाँ ही लिख देता हूँ मैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट इसको ए मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ कोई संख्या अक्स, ठीक है, और अक्स बराबर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ऊपर चल रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ऊपर नेचुरल नंबर चल रही है 1 से लेकर 6 तक, है ना, तो ऊपर तो है एन, और नीचे एक ज़्यादा एन से, 1 से ज़्यादा 1 2, 2 से ज़्यादा 1 3, 3 से 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, यानी कि नीचे एन प्लस 1 चल रहा है, ऊपर तो एन है, नीचे एन प्लस 1 है, लेकिन ये स्मॉल एन जो वो कहाँ तक है, 1 से लेकर 6 तक, है ना, तो हम लिखेंगे एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एक प्राकृत संख्या ही तो है, और साथ में एंड एन जो वो 1 से 6 के बीच में है, ठीक है ना, 1 से 6 के बीच में इतना लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 1 के 6 के बीच में, 1 और 6 के बीच में रियल नंबर्स भी हो सकती हैं बहुत सारी, ठीक है ना, तो ये लिखना पड़ेगा साथ में एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कि एन जो है स्मॉल एन वो प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करता है, ठीक है। ये आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। 5 नंबर एग्जाम्पल देखो, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। मिलान करो जी। प्रिंसिपल, तो ये दिख रहा है मेरे को डी नंबर, है ना, प्रिंसिपल का सेट ये दिख रहा है, देखो अक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। फिर यहाँ पर 0, अंदर 0 आ रहा है, ठीक है, देखो कौन से सेट में 0 बन रहा है यहाँ पर, इनमें देखो अक्स इज ए इंटीजर एंड अक्स स्क्वायर -9 इक्वल 0, अक्स स्क्वायर -9 इक्वल 0, यानी कि अक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, सभी को चेक कर रहा हूँ मैं, तो अक्स इक्वल क्या आएगा +-3, +-3 इंटीजर है, तो यहाँ पर +-3, ये देखो ये 4 नंबर है ना, 4 नंबर का मिलान किससे हो जाएगा, बी से, ठीक है, 4 नंबर का मिलान बी से, क्योंकि 3 और -3 आ रहा है ना, एक तो 3 आ रहा है और एक -3, और वो 4 नंबर में। अब 0 वाला कहाँ आएगा, देख अक्स, देखो जी ये देखो इसमें आएगा 3 नंबर में, अक्स +1 इक्वल 1, तो अक्स बराबर आएगा 1 - 1 यानी कि 0, अक्स का मान आएगा 0, ठीक है, तो ये 0 जो है वो इसके साथ में सेट हो जाएगा। और 1 2 3 6 9 18, ये देखो ए नंबर में यही बचा है, ये इसके साथ में सेट कर दो इसको। वैसे चेक कर लेते हैं, अक्स एक धन पूर्णांक है, एक नेचुरल नंबर है, और 18 का भाग जाएगा, 18 में पूरा भाग जाएगा। 18 में किस किस का जाता है भाग, 1 का जाता है, 2 का जाता है, ठीक है, 3 का जाता है, उसके बाद में 6 का, 9 का और 18 का, यही वो संख्याएं हैं 3 नंबर वाली, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 से पहले के एग्जाम्पल्स और थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, और ध्यान रखें जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो आपकी मांग रहा है हेल्प, उसकी हेल्प कीजिए, उसको दबाइए। थैंक यू।